The legacy of Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru, epic hero of India's freedom struggle, means इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऐसे टॉलेस्ट लीडर जिनके आइडियाज, आइडियल्स, वैल्यूज और इन्हें एकम्प्लिश करने का उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रगल जो आज भी हमारी जनरेशन के लिए एक शेयर्ड हेरिटेज है और एक इंस्पिरेशन भी। हमारी पीढ़ी का हमारी पीढ़ी की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी भी कि वर्ल्ड्स फाउंडिंग मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट के फॉरमोस्ट फ्रीडम फाइटर, वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर अमंग फर्स्ट रैंक ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के चेरिस्ड आइडियल्स को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और प्रोपगेट कर एवं उनकी वीकनेसेस को कॉन्क्रीट वे में कॉम्बेट करने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स इनिशिएट करें। 21st सेंचुरी ऑफ नॉलेज, जहां एक और डिसरप्टिव एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज लेड इंफॉर्मेशन अबंडेंस है, वहीं दूसरी ओर इन्फोडेमिक का साइबर क्राइसिस। इस सिचुएशन में इंडियन नेशनल मूवमेंट के चेरिस्ड आइडियल्स और इन आइडियल्स के एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, एग्जेम्पलरी ब्रेवरी एंड अनप्रेसिडेंटेड सेक्रीफाइस करने वाले फ्रीडम फाइटर्स के प्रति इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के मामले में स्पेसिफिकली हमारी जनरेशन ऑर्फन न रह जाए या हमारी शेयर्ड हेरिटेज ऑफ एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस के कंट्रीब्यूशन के प्रति हम कहीं ग्रेटिट्यूड के मामले में डिप्राइव्ड नहीं रह जाए। ये इस लेक्चर का पर्पज है। It is to be noted that Indian national movement represents the whole wave of anti-colonial struggle for India's independence, radiates the culture of resistance that has been our shared cultural heritage. World's founding movement, Indian national movement, was confluence of various currents. The factual foundation and in-depth interdisciplinary analysis established the complementary character of these nationalistic or nationalism awakening currents. For an example, revolutionary socialist struggle for self-respect, equality. Nehru contributed Indian National Congress all phases with their intellect, integrity, mass mobilization for liberation struggle, and Gandhian era of mass nationalism. He synchronized socialism with nationalism, as nationalism without socio-economic justice is only impulse of emotions. He also expressed admiration for revolutionary currents, extraordinary courage, exemplary bravery, and unprecedented sacrifice for motherland's liberation from coercive cultures of colonialism and her dignity. Freedom fighter, builder, architect of modern India, जवाहरलाल नेहरू, इनके रिवोल्यूशनरीज के अगेंस्ट कॉलोनियल ब्रूटलिटी के प्रति इनके एंगर को एक ब्रिटिश एकेडमिशियन सतविंदर सिंह जस ने अपनी पुस्तक द ट्रायल ऑफ भगत सिंह में कंपाइल किया है, जिसका क्रक्स इस प्रकार है। एक एग्जाम्पल है 12 अक्टूबर 1930 का इलाहाबाद में अपने के स्पीच में नेहरू ने ट्रिब्यूनल, वाइसरॉय एंड कॉलोनियल रिजीम ऑन होल की कड़े शब्दों में निंदा की। इन्होंने कॉलोनियल रिजीम को क्वेश्चन किया। इनका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, इफ इंग्लैंड वर इन्वेडेड बाय जर्मनी और रशिया,
would Lord Irwin go about advising the people to refrain from violence against invaders? इन हिंदी, इन्होंने उस समय के गवर्नर जनरल वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन को ये कहते हुए क्वेश्चन किया कि अगर इंग्लैंड को जर्मन या रशियन इन्वेड करते हैं तो क्या वो अपने देशवासियों को ये सलाह देंगे कि उन्हें हिंसा से बचना चाहिए। साथ ही इन्होंने कहा कि हो सकता है कि कांग्रेस का लीडरशिप इन रिवोल्यूशनरीज के द्वारा अडॉप्ट किए गए पाथ के प्रति सहमत हो या नहीं, लेकिन इनका जो क्रेज है, जो बियॉन्ड कंपेयर है, इनका जो अनप्रेसिडेंटेड से सेल्फ सेक्रीफाइस है, यहाँ कंटेक्स्ट है स्पेसिफिकली सरदार भगत सिंह का, उसके प्रति एडमिरेशन का भाव है। इनके विचारों में कॉलोनियल ट्रायल एक जुडिशियल मर्डर था। नेहरू रिफ्लेक्टेड रेस्पेक्ट फॉर फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। In 1929, he even met Red Bhagat Singh and fellow inmates at the Mianwali jail when the revolutionaries on hunger strike, demanding treatment prescribed for political prisoners. Nehru was very much pained to see the distress of revolutionary heroes who staked their lives for their political struggle, but hopeful that sacrifice should be or would be crowned with success. In his autobiography, he expressed his admiration for extraordinary courage, exemplary bravery of revolutionaries, even suffering colonial brutality. Participation with Indian national movement with courage and vision for more than 30 years, even for more than 9 years, propelled 9 years in jail, propelled, fueled national movement from behind the bars. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ इन्होंने जिस साहस और विजन के साथ सहभागिता सुनिश्चित की, उसे लीड किया, यहाँ तक कि 9 वर्षों तक जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट के मोमेंटम को फ्यूल किया, उसे प्रोपेल किया। द इवोल्यूशनरी करेंट ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल evolved through period of moderate politics or tea party politics or political mendicancy in the opinion of critics, rise of extremism or radical politics, and third phase of Gandhian era of mass nationalism from 1919 to historic speech of to tryst with destiny. Under Indian National Congress, Pan-Indian, awakened, influential and organized resistance against colonialism. Nehru enriched and propagated evolutionary current of Indian national movements every phase with his enlightened ideas and vision. For example, Indian national intelligentsia under moderate phase of Indian National Congress acquired in-depth understanding about exploitative, discriminatory, racial and coercive character of colonialism. Example, Justice Mahadev Govind Ranade's Essays on Indian Economics, a collection of essays and speeches. Great Great Grand Old Man of India, Dadabhai Nauroji, declared the drain of wealth evil of all evils, and colonial character bleeding India in their path breaking poverty and un-British rule in India. R.C. Dutt, Economic History of India. These intellectuals created the foundation for Indian national movement as it is inevitable, peeling the fabricated layers of hegemonic colonialism.
like colonial construct blessings of British rule in India with man's burden, with white man's burden theory, or divine determination for deprived civilizational mission. Nehru established and propagated these ideas as foundational pillar for Indian national movement. For an example, नेहरू की यह अंडरस्टैंडिंग थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था उस उच्च या संभाव्य पोटेंशियल स्थिति में पहुंच चुकी थी जो एक औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक थी, या जो औद्योगिक क्रांति के रूप में ट्रांसफॉर्म होने में केपेबल थी। लेकिन एक्सप्लॉइटेटिव ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रभुत्व ने इन संभावनाओं को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बदले भारत को कुछ भी अनुकूल या रचनात्मक नहीं मिला, और जिसकी परिणति कहें या परिणाम होता ऐसा ही है, दरिद्रता, बेकारी, अधःपतन। साथ ही नेहरू की स्पष्ट समझ थी कि भारत और इंग्लैंड के इकोनॉमिक इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, परस्पर विरोधी हैं। अगर इकोलॉजिकल टर्म्स में कहें तो इनका नेचर पैरासिटिक या प्रीडेटरी था। अगर कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो दादा भाई नौरोजी जहाँ कह रहे थे कि ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा है, और इनके भी पहले 1853 में कार्ल मार्क्स की औपनिवेशिक समझ, जो औपनिवेशवाद के शोषक चरित्र को उद्घाटित करती है, जो कह रहे थे कि यह अंग्रेजी घुसपैठिया ही था जिसने भारतीय लोम को तोड़ दिया, चरखे का नाश कर दिया। अंग्रेजों ने भारतीय सूती वस्त्रों को अंग्रेजी मंडी से वंचित करना आरंभ किया, और फिर भारत में एक ऐसा मोड़ दिया कि सूती वस्त्र की मातृभूमि को ही ब्रिटिश आयातित सूती वस्त्रों से भर दिया गया। सूती वस्त्र उद्योग के नाश होने से कृषि पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा और देश दरिद्रता और दुर्भिक्षों से बेहाल हो गया। नेहरू ने अपनी अद्भुत रचना भारत एक खोज में भारतीय अर्थव्यवस्था, जो 1700 में वर्ल्ड इकोनॉमी में 27% कंट्रीब्यूट कर रही थी, जबकि उसी समय एंटायर यूरोप 23% कंट्रीब्यूट कर रहा था, के आधार को उद्योग एवं कृषि के कॉम्प्लीमेंट्री कोऑर्डिनेशन पर आधारित बताया, जिसे शोषक औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने तोड़ डाला, जिसकी परिणति इंडियन इकोनॉमी का वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन 27% से डिक्लाइन होकर 1950 में 3% रह गया। पश्चिम के प्रबोधन युगीन विचारों से एनरिच नेहरू 1912 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में पहली बार सहभागी बनते हैं, लेकिन तत्कालीन इंडियन नेशनल कांग्रेस की टी पार्टी पॉलिटिक्स ने तो इन्हें इम्प्रेस कर पाई, नहीं नेशनल मूवमेंट के लिए इंस्पायर। असहयोग आंदोलन बिल्ट ऑन 4 पिलर्स: स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और अनटचेबिलिटी का उन्मूलन के समय ये गांधी जी के निकट आए, और गांधीन ईरा के फियरलेसनेस एनवायरमेंट ने इन्हें गहरे तक इंस्पायर किया। भारतीय खोज में नेहरू ने लिखा, उनकी शिक्षा का मूल तत्व निर्भीकता थी, शारीरिक साहस ही नहीं बल्कि मन में भी भय का भाव। परंतु भारत में ब्रिटिश शासन का प्रमुख आवेग था भय, व्यापक दमतोड़ गला घोंटू भय, सेना, पुलिस, चारों ओर फैली खुफिया एजेंसियों का भय, अधिकारी वर्ग का भय, दमनकारी कानूनों और जेल का भय, बेकारी और भूखमरी का भय, जो हमेशा आसपास मंडराते रहते थे। यही सर्वव्यापी भय था जिसके प्रतिरोध में गांधी जी की शांत लेकिन दृढ़ वाणी गूंजी, भय न करो, भय न करो। अवध किसान आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े नेहरू जहां एक और कृषक आंदोलन को इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ इंटीग्रेट कर रहे थे, वहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट को कृषक
श्रमिकों के विषयों से जोड़कर इसके सामाजिक बेस को इंक्लूसिव और कैरेक्टर को क्रांतिकारिता देने को प्रयासरत थे। असहयोग आंदोलन के आकस्मिक स्थगन जिसे कई आलोचकों ने नेशनल कैलेमिटी, राष्ट्रीय अनर्थ कहा है, इस कंटेक्स्ट में ये भी निराश हुए। इंडियन नेशनल मूवमेंट में नेहरू एवं सुभाष ने कांग्रेस के आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस, मूवमेंट को रेडिकल चेंज की ओर इंस्पायर करने का प्रयास किया। 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने टोटल फ्रीडम, पूर्ण स्वराज के प्रपोजल को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि गांधी जी के आग्रह पर इसे वापस ले लिया गया। 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपने ध्येय के रूप में अडॉप्ट किया। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि में रावी के तट पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल एवं एक नवीन समाज की पुनर्रचना के प्रति समर्पित त्याग, बलिदान एवं अप्रतिम साहस के पर्याय तिरंगा फहराकर राष्ट्र की मुक्ति के संघर्ष के संकल्प को अधिक गहरा किया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस डिक्लेयर किया गया। लोग संकल्पित होकर शपथ लेते थे कि ब्रिटिश शासन की अधीनता अब और आगे स्वीकार करना मानवता और इवन ईश्वर के खिलाफ भी अपराध है। इसके पश्चात साल्ट सत्याग्रह एवं सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके प्रभाव के बारे में ब्रिटिश पत्रकार H.N. ब्रिल्सफोर्ड ने लिखा है, हाल के संघर्ष के फलस्वरूप भारतीयों ने अपने मन को मुक्त कर लिया है और अपने दिलों में स्वाधीनता प्राप्त कर ली है। सविनय अवज्ञा में अप्रत्याशित निर्भीक राष्ट्रवादी सहभागिता ने न केवल ब्रिटिश उपनिवेशवाद के भारतीयों के शुभ चिंतक या परोपकारी होने के झूठे कैरेक्टर को बेनकाब किया, बल्कि औपनिवेशिक अजेयता को सच्चरित्रता के आत्म बल से तोड़ा, बल्कि ये भी एस्टेब्लिश कर दिया कि अब ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव जर्जरित हो चुकी है। 1939 के कराची अधिवेशन में स्वराज की स्पष्ट परिभाषा, जिसका ड्राफ्ट नेहरू ने तैयार किया, इसे इंट्रोड्यूस महात्मा गांधी ने किया और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि ये ट्रिनिटी ऑफ डाइवर्सिटी थी। स्वराज, जिसका आधार था सामाजिक आर्थिक न्याय, मौलिक अधिकार, ये सब इस ड्राफ्ट के पार्ट थे। कॉलोनियलिज्म स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म देने के ब्रिटिश एफर्ट्स, जिनका एक एग्जाम्पल है मार्लेम मिंटो रिफॉर्म्स, जिसने लोकतंत्र की जड़ों को ही सांप्रदायिकता से विचला कर दिया था, के बारे में नेहरू का मानना था कि इसने सदियों से चली आ रही समन्वय एकत्व की धारा को ही उलट दिया है। वहीं गांधी जी ने इसके कंटेक्स्ट में कहा कि इसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। 1937 के लखनऊ फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए नेहरू ने समाजवाद को भारत एवं विश्व की समस्याओं के लिए या समस्याओं के समाधान के लिए एक की के रूप में डिक्लेयर किया। लेकिन यहाँ ये ध्यान रहे कि समाजवाद का कंटेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस से है, रिसोर्सेस के जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन से है। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नेहरू ने की।
क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर प्लानिंग है क्या, क्यों इसकी आवश्यकता है। तो जहाँ संसाधन सीमित हों वहाँ संसाधनों को प्रायोरिटी के हिसाब से मोबिलाइज करने के लिए प्लानिंग की आवश्यकता होती है, या यूं कहें कि प्लानिंग रिसोर्सेस का प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग मोबिलाइजेशन है। स्वतंत्र भारत जहां कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के कारण डिस्ट्रीब्यूशन के लिए केवल दरिद्रता और बेकारी और भूखमरी थी, ऐसी स्थिति में प्लानिंग अपरिहार्य थी। एग्जाम्पल प्लानिंग कमीशन। इसे 1 जनवरी 2015 को नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया है। लेकिन यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन प्लानिंग को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। 1919 के अधिनियम को जो कांग्रेस की मांगों के अपेक्षा के अनुरूप नहीं था, कांग्रेस ने निराशाजनक असंतोषप्रद कहा। 1935 के भारत शासन अधिनियम, जिसकी प्रकृति के बारे में नेहरू ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि वी आर प्रोवाइडेड ए कार विद ऑल ब्रेक्स नो इंजन, कि हमें एक ऐसी कार मिली है जिसमें हर कहीं ब्रेक है लेकिन कहीं कोई इंजन नहीं है। लेकिन इस आधार पर 1937 के चुनावी राजनीति में नेहरू नेशनलिस्ट मास मोबिलाइजर के रूप में इमर्ज किए। जनसाधारण के साथ संपर्क स्थापित करने के उनके प्रयासों की परिणति थी कि उस समय 11 स्टेट्स में से 8 में कांग्रेस की सरकारें बनी। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि नेशनलिस्ट मास मोबिलाइजेशन के कारण जो कम्युनल फोर्सेस थी उनके क्लेम्स बेसलेस प्रूव हो गए। लेकिन सांप्रदायिकता के बढ़ते उभार और इसके प्रति नेहरू की गहरी समझ ने यह एस्टेब्लिश कर दिया था, इसके लिए हमें आइडियोलॉजी के स्तर पे स्ट्रगल करना होगा। और इसी पर्पज से नेहरू ने मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट कैंपेन इनिशिएट करने का आइडिया इंटरनेशनल कांग्रेस के सामने रखा। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन और अन्य लीडर्स की ओर से अपेक्षित अभिरुचि नहीं दिखाए जाने के कारण यह आइडिया ही रहा और हमारा राष्ट्र और इंडियन नेशनल मूवमेंट सांप्रदायिकता के विषय पर चूक गया। सांप्रदायिकता, मजहब की सियासत, घृणा का जिहाद, नृशंस सांप्रदायिक दंगे, जिनके आधार पर भारत का विभाजन हुआ। 1939 वेस्टर्न सिविलाइजेशनल क्राइसिस, वर्ल्ड वॉर्स के सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब छिड़ा, तो इस विनाशकारी स्थिति में बिना भारत की सहमति के भारत को एक युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसके प्रतिरोध में इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह को इनिशिएट किया, जिनके फर्स्ट सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे और उनके नेक्स्ट थे नेहरू। विंस्टन चर्चिल के कॉलोनियल कॉन्स्पिरेसी के पार्ट क्रिप्स मिशन के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से ऑफिशियल वार्ताकार अबुल कलाम आजाद और नेहरू थे। नृशंस फांसीवाद के उभार, डेमोक्रेसी पर मंडाते खतरे, या यूं कहेंगे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की स्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी की क्रांतिकारिता, ओजस्विता का चरम, जहां प्रत्येक सत्याग्रही अब स्वयं नेतृत्व संभालने में सक्षम था, राष्ट्रीय नेतृत्व की गिरफ्तारी, जहां नेहरू का अहमदनगर जेल में रखा गया, वह भारतीय संस्कृति एवं इतिहास पर एक अद्भुत पुस्तक भारत एक खोज की रचना, भारत की गौरवमयी सांस्कृतिक विरासत से इंस्पिरेशन लेकर भावी राष्ट्र के सृजन का फ्रेमवर्क बुनते दृष्टिगत होते हैं बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार को नेतृत्व देते हुए संविधान सभा के माध्यम से इंडियन नेशनल मूवमेंट के चेरिश्ड आइडियल्स को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फोरम अर्थात आधुनिक भारत के अंतःकरण
कॉन्स्टिट्यूशन को शेप देने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान की जन्म कुंडली, उसकी आत्मा, उद्देशिका नेहरू द्वारा जनवरी 13, 1947 को इंट्रोड्यूस्ड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर ही आधारित है। पटेल की यह प्रेगमेटिक समझ कि अगर विभाजन को स्वीकार नहीं किया गया तो भारत टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। सांप्रदायिकता, घृणा के जिहाद, जनसंहारक सांप्रदायिक दंगे, शीत युद्ध की पोलराइज्ड पृष्ठभूमि, दरिद्रता, बेकारी, भुखमरी से बेहाल राष्ट्र के एकीकरण, आर्थिक नियोजन के माध्यम से एक्सिलरेटेड या फास्टर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के उद्देश्य से, ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्र के विभाजन को इन असंभाव्य परिस्थितियों में स्वीकार करना पड़ा। लेकिन इस राष्ट्र ने कभी द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। विभाजन के लिए कॉलोनियलिज्म स्पॉन्सर्ड कम्युनल डायरेक्ट एक्शन, विभाजन के पश्चात करोड़ों के अपने घरों से उजड़ जाने, लाखों की संख्या में मृत्यु, मानवता को शर्मसार करने वाले महिलाओं के विरुद्ध जघन्यतम अपराधों की उस आवेशित पृष्ठभूमि में जो कलेक्टिव लीडरशिप सेक्युलरिज्म को लेटर एंड स्पिरिट में इनकलकेट करने का प्रयास कर रही थी, उनका नेतृत्व नेहरू ही कर रहे थे। ट्रस्ट विद डेस्टिनी में टू नेशन थ्योरी, डायरेक्ट एक्शन के घृणा के जिहाद की जगह एक शेयर्ड डेस्टिनी के ड्रीम को रियलाइज करने का डिटर्मिनेशन रेजोनेट होता है। नेहरू युवाओं के लिए प्रेरक आदर्श थे। एग्जाम्पल, शहीद आजम भगत सिंह द्वारा स्थापित भारत नौजवान सभा को संबोधित करना हो, या 1928 में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन जो इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ। 15 जनवरी 1941 को अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति में बोलते हुए गांधी ने कहा, किसी ने बताया कि नेहरू और मेरे बीच दरार पड़ चुकी है। हमारे बीच दरार पड़ने के लिए मतभेद काफी नहीं है। जब से हम सहकर्मी बने हैं तभी से हमारे बीच मतभेद रहे हैं। फिर भी कई वर्षों से मैं कहता आ रहा हूं कि राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नहीं बल्कि नेहरू ही मेरे उत्तराधिकारी होंगे। उनका कहना है कि मेरी भाषा नहीं समझते और जो बोलते हैं वह मेरे लिए अजनबी है। ये सच हो सकता है और नहीं भी, लेकिन भाषा दिलों के मिलन में आड़े नहीं आती और मुझे मालूम है कि जब मैं नहीं रहूँगा तब वे ही मेरी भाषा बोलेंगे। इस घोषणा की पृष्ठभूमि नेहरू के साम्राज्यवाद में फासीवाद की गहन समझ, प्रतिरोध की निर्भीकता, साध्य एवं साधन की पवित्रता में दृढ़ निश्चय, दृढ़ आस्था में दृष्टिगत होती है। साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में प्रत्येक उत्पीड़ित राष्ट्र के साथ सॉलिडेरिटी का एक्सप्रेशन। 1927 में ब्रुसेल्स में औपनिवेशिक दमन तथा साम्राज्यवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से नेहरू की सहभागिता। स्पेन में प्रगति और प्रतिक्रिया अर्थात रिपब्लिकन एवं फासिस्ट फ्रैंको के बीच संघर्ष में स्पेनिश लोगों के साथ सॉलिडेरिटी के एक्सप्रेशन के पर्पज से नेहरू स्पेन गए, युद्ध के मोर्चे का दौरा किया और बार्सिलोना में 5 दिन बिताए जहां लगातार बमबारी हो रही थी। यूरोप से लौटते समय नेहरू ने मुसोलिनी के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया क्योंकि यही फासिस्ट इटली इथोपियन लोगों के आत्मनिर्णय के संघर्ष को बर्बरता से कुचल रहे थे। इन्होंने हिटलर के नाजी जर्मनी के यहाँ राजकीय अतिथि बनने से इनकार किया। चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी के हाथों हड़पा जा रहा था और इस समय ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति की इन्होंने कड़ी आलोचना की। सिविल लिबर्टीज के प्रति नेहरू की अटल दृढ़ निश्चयी समर्पण उल्लेखनीय था। इसी पर्पज से 1926 में इन्होंने सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना की और इनका विचार था कि यदि सिविल लिबर्टीज को दमित कर दिया जाता है तो नेशन अपनी ओजस्वीता
अपने ओज को खो देता है और बिकेम इम्पोर्टेंट फॉर एनीथिंग सब्सटेंशियल। इन्होंने सेक्युलरिज्म को ड्यूअल सेंस में डिफाइन किया है। फर्स्ट, कीपिंग स्टेट पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। सेकेंड, मेकिंग रिलीजन ए प्राइवेट मैटर फॉर एन इंडिविजुअल एंड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर those who profess any faith. Nehru practiced what he preached almost daily to chief ministers. Secularism was one issue on which there can be no compromise. प्रिंसली स्टेट्स के मामले में इनका विचार था ड्यू टू अनब्रिडल्ड एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ पीपल एंड एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑफ रिसोर्सेस on their mindless lavish lifestyles of kings, ignoring people's welfare. नेहरू ने इन प्रिंस स्टेट्स को प्रतिक्रियावाद अक्षमता के गड्ढे कहा। उभरते राष्ट्रवाद एवं रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन के बढ़ते प्रतिरोध के कारण 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन। नेहरू का ये कहना कि मेरा राजा और राजकुमारों में कोई विश्वास नहीं है। साथ ही 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में ये डिसाइड किया गया कि यद्यपि प्रजामंडल आंदोलन रियासतों में आंदोलन कर सकते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं, लेकिन वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम पर कोई मूवमेंट इनिशिएट नहीं कर सकते। 1939 पंडित जवाहरलाल नेहरू के रियासती मामलों में गहन अभिरुचि और प्रजामंडल आंदोलन के प्रति उनके समर्थन के कारण 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें चुना गया। रियासतों में उपनिवेशवादी संबंधों की क्रमिक प्रकृति को अगर हम देखें तो वो इस प्रकार है। द कंपनी struggles for equality 1740 to 65, policy of ring fence 1765 to 1813, policy of subordinate isolation 1813 to 57, policy of subordinate union 1857 to 1937, the policy of equal federation 1935 to 47. Now यूनिफायर ऑफ मॉडर्न इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने राजनयिक कुशलता, अपने अनुनय विनय की अप्रतिम क्षमताओं के आधार पर भारत का एकीकरण किया। भारत पर कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट क्या रहा, इनके बारे में नेहरू का विचार था। द मोस्ट ऑब्वियस फैक्ट इज द स्टेबिलिटी ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्लेसिंग्स नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड द थ्वार्टिंग इंडियन लाइफ बाय इट। साथ ही इनका मानना था कि भारत में जो भी परिवर्तन हुए हैं वो ब्रिटिशर्स की अनिच्छा से हुए हैं। इनका पर्पज यही था कि भारत का एक्सप्लॉइटेशन किया जाए और इन्होंने हर एक इंटेंशन के साथ जो भी परिवर्तन हो रहे थे, जो अपनी प्रकृति में कुछ प्रगतिशील थे, उनकी गति को ये लोग धीमा ही कर रहे थे। उनका विचार था कि भारत में औपनिवेशिक शासन में जो एकता आई है वो सिर्फ स्लेवरी की यूनिटी है, ऊपर से इम्पोज्ड यूनिटी है। जॉन सुलिवन, जिनका विचार था कि हमारा सिस्टम उस स्पंज की तरह काम करता है जो गंगा के किनारों से हर कुछ जो बेस्ट है उसे सोख लेता है और टेम्स के किनारे ले जाकर उसे निचोड़ कर उड़ेल देता है। नेहरू की इसी समझ को आज भी शशि थरूर ने एन एरा ऑफ डार्कनेस में फैक्ट के साथ एस्टेब्लिश किया है। और साथ ही उत्सा पटनायक की रिसर्च जो एस्टेब्लिश करती है कि अंग्रेजों ने 1765 से 1938 के बीच $45 ट्रिलियन के इक्वल वेल्थ का ड्रेन किया है, यहाँ से हड़पा है, लूटा है। अच्छा, अगर वर्तमान कंटेक्स्ट में देखें
तो आज के टॉप 10 इकोनॉमीज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू साउथ कोरिया, इन सब की जीडीपी को भी अगर कंबाइंड करें तो उनसे कहीं ज़्यादा ये लूट की राशि है, USD 45 ट्रिलियन। पर्सिवल स्पेयर ने नेहरू के बारे में लिखा है, जो एक साम्राज्यवादी हिस्टोरियन है, कि नेहरू भारत पर पूर्ण रूपेण छाए हुए थे, जैसे फ्रांस पर डी गोल। लेकिन हम इनको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इनके क्लेम को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक बार गांधी जी से नॉर्मन कजिन्स ने इंटरव्यू लेते हुए पूछा कि आपकी इस नेशन के प्रति लिगेसी क्या है, तो नेहरू का जवाब था कि हमारी लिगेसी यही है कि हमारे 40 मिलियन पीपल अपना शासन करने में खुद सक्षम हो। जवाहरलाल नेहरू पर उनके विभिन्न इश्यूज पे उनकी ओपिनियन को, उनके आइडियाज को आगे की लेक्चर सीरीज में इसी तरह आपके सामने इंट्रोड्यूस करने का एक इंटीग्रिटी के साथ एफर्ट किया जाएगा।